हाय बैकबेंचर्स। आई एम रियली सॉरी टू यू। एक्चुअली ना, तुम लोग ना लैब में यूकेसी सर से पढ़े हो या शायदा या फिर शौबतो सर से पढ़े हो, जो बहुत अच्छा टीचर है। और उनके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ बोलने के लिए ना मुझे पहले रिवाइज करना पड़ा। समझ रहे हो ना, तुम कितने लेवल में सीख चुके हो। पर दिक्कत यह है कि तुम लोग शायद ध्यान नहीं दिया या फिर किए थे पर भूल गए। प्रैक्टिस तो होता नहीं है, लैब में जो हुआ तो हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो दे देते। और थोड़ा लेट हुआ पर सही है, चलो। थोड़ा लेट हुआ पर चलो हम कर लेते, ओके। चलो उसको हम कर लेते। देखो, आरएलसी सीरीज सर्किट में ना तुमने, मैंने पिछले वीडियो दिया ना, पावर और पावर फैक्टर का स्टोरी जो है उसके ऊपर। हाँ, वही। तो उस स्टोरी को थोड़ा कंटिन्यू करते। वो जो तीन एलिमेंट है, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये तीनों को आरएलसी, अगर कोई सर्किट में ये तीन प्रेजेंस है ना, एक साथ प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं आरएलसी सर्किट, राइट। अगर मान लो, अगर सिर्फ रजिस्टर कैपेसिटर है तो क्या बोलेंगे? आरसी सर्किट। रजिस्टर इंडक्टर है तो आरएल सर्किट। और तीनों एक साथ है तो आरएलसी सर्किट। ये प्योर एक्चुअल होता नहीं है प्रैक्टिकल कंडीशंस में, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर तुम लगाओगे ना, ये थियोरिटिकल तो हो जाएगा और हमने किया भी होगा शायद, मतलब थियोरी एग्जाम में, कि हाँ प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट हमने देखा है। पर प्रैक्टिकली ये होता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ना इंटरनल रेजिस्टेंस आ ही जाता है। तो मिनिमम तुम कुछ भी करो, पर प्रैक्टिकली तुम जब इसको प्रैक्टिकल करोगे ना, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो एक आर तो आ ही जाता है। तो उसके हिसाब से हम इसको आरएल सर्किट और आरसी सर्किट बोलेंगे। अगर ये तीनों एक साथ लगाया ना, तो इन तीनों को जो सर्किट बनेगा उसको बोलेंगे आरएलसी सर्किट। मैंने टिप्स में बताया ना, लैब में जाने के बाद क्या करना है। लैब में जाने के बाद पहले तो अपने जो ये आएगा, मतलब जो क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चंस अपने आंसर शीट में लिखना है। उसके बाद अगर ये आरएलसी सर्किट आया, तो पूरा आरएलसी सर्किट का क्या करेंगे हम, आरएलसी सर्किट का पहले क्वेश्चंस लिख लेंगे। उसके बाद ना उसका ऑब्जर्वेशन, सॉरी, इसका जो ये है ना सर्किट डायग्राम है, वो ड्रॉ कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन से जो स्टेडी स्टेट वाला जो क्वेश्चन था, वो आरएलसी सीरीज सर्किट का था। कौन सी सर्किट? आरएलसी सीरीज सर्किट। तुम्हें तो पता ही है कनेक्शन कितने टाइप का है, तीन टाइप का। एक तो हो गया सीरीज कनेक्शन, एक तो हो गया पैरेलल कनेक्शन। ये तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन तीसरा कनेक्शन क्या है? याद नहीं आ रहा है? देखो, तुम करे हो, तीसरा कनेक्शन भी किए हो तुम, नहीं आ रहा है ना। तीसरा कनेक्शन है कॉम्बो। हाँ, सीरीज पैरेलल दोनों, जो तुमने वाट मीटर में किए हो ना, एमएलसीबी। और उसके साथ साथ तुमने क्या किया था, अपने ऐसे एक मीटर आता है जो पावर फैक्टर मीटर भी होता है। हाँ, वो मैं भूल गया था बताना। तो पावर फैक्टर मीटर में भी यही होता है, क्या, कॉम्बो होता है। एमएलसीबी दोनों यूज करते हैं हम, पैरेलल कनेक्शन भी करते हैं और सीरीज कनेक्शन भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उतना कंप्लीट इसका सर्किट डायग्राम जो है उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो पहले हम ये काम कर लेते, सीरीज आरएलसी सर्किट बना लेते, ठीक है। चलो बना लेते सीरीज आरएलसी सर्किट, जो है, देखो, ये क्या है, रजिस्टर हो गया। इसके आगे इंडक्टर लगा दो, और इसके आगे क्या करोगे, कैपेसिटर लगा दो। हो गया, आरएलसी सर्किट सीरीज हो गया। अब इसको तुम क्या करोगे, ये सीरीज में है तो इसके साथ एक सोर्स चाहिए कि नहीं? तो सोर्स डेफिनेटली चाहिए होगा। उस सोर्स के लिए हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पे एक सोर्स लगा देते, एक सोर्स लगा देते, ठीक है। ये हो गया हमारा आरएलसी सर्किट। ये क्या होगा हमारा आरएलसी सर्किट। इस आरएलसी सर्किट में अगर तुम्हें देखना है कि कितना करंट, बस ये सर्किट तो बन गया, पर अगर इसको मेजर कैसे करेंगे, इसको प्रैक्टिकल करेंगे, मतलब यहाँ से रीडिंग लेंगे। तो रीडिंग लेने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी चीज मेजर करना है, एक तो वोल्टेज मेजर करना है, किसका, वो तीन एलिमेंट का,
तो चलो वोल्ट मीटर लगा देते। वोल्ट मीटर कहाँ लगाते? हाँ, पैरेलल में ही। किसका पैरेलल में लगाएंगे? जिसका वोल्टेज देखना है। अगर हमें इसका वोल्टेज देखना है, रेजिस्टर के अक्रॉस में कितना वोल्ट है अगर ये देखना है, तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, राइट। अगर इंडक्टर के अक्रॉस में देखना है तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे, और कैपेसिटर के अंदर देखना है तो यहाँ पे भी एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। क्या करेंगे? ये VC है, ये VL है, ये VR है। हो गया कम। लेकिन इस सर्किट में करंट कितना है ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक एमीटर लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे? एमीटर। और सप्लाई से कितना वोल्टेज जा रहा है ये देखने के लिए सप्लाई के अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। ये VS है। ये हो गया। बस यही तो है तुम्हारा RLC। यही तो है तुम्हारा सर्किट डायग्राम। हाँ, बुक्स में अलग है ना। बुक्स में ये नहीं है, बुक्स में बस इसको ही घुमा के रखा है। और जो सोर्स हमने यूज किया है ना, वहां पे एक वैरियक यूज कर रहे थे ना। देखो ये वाला वैरियक, चलो ले लेते, उसको भी देख लेते। देखो कौन सी, ये वाला वैरियक देखो। ये देखो, ये वाला जो वैरियक देखा ना तुमने, ये जो वैरियक है ना, हाँ, ये जो वैरियक है ना, इसको क्या, ये काइंड ऑफ ऑटो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। इसलिए इसको हम कैसे कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं इसको हम। कैसे लिखते हैं? ये सप्लाई है, ये सप्लाई है, और यहाँ से हम सोर्स देते, यहाँ से हम सोर्स देते, यहाँ पे एमीटर रहते, और इसके अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगा के शो कर देते, राइट। तुमने ऐसे ही सर्किट डायग्राम देखा। पर एक्चुअली ये जो पूरा सेटअप है ना, ये पूरा सेटअप क्या है? एक्चुअली इसको ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम एक सिंपल सर्किट डायग्राम बनाना चाहते हो तो तुम ये बिल्कुल लिख सकते हो, ये कंप्लीट सही है, ठीक है। तो सर अगर कुछ बोले, अगर चेंज करने के लिए बोले, तो ये चेंज करके तुम बस सर्किट इसके जगह पे इसको ड्रॉ कर देना। क्लियर हुआ? ऑटो ट्रांसफॉर्मर वाला हो गया। ओके। नाउ सर्किट डायग्राम के बाद हम करेंगे क्या? सर्किट को कनेक्टेड करेंगे। देखो कनेक्शन तो पहले से ही था, ठीक है। कनेक्शन तो ऑलरेडी पहले से मतलब रखा जाएगा। पर उसके साथ साथ हम क्या करेंगे? कनेक्शन तो है ऑलरेडी, लेकिन हम कनेक्शन भी एक बार देख लेते हैं। ओके, चलो। अगर इसको अगर देखें ना, देखो ये जो सर्किट डायग्राम है ना, इसको थोड़ा स्केलिंग करते और इसको यहाँ से यहाँ पे रख देते। और ये वाला जो फोटो था ना, ये वाला जो फोटो है, इसको ओ सॉरी, कॉपी किया और फिर यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया इसको। अब इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। अरे यार, चलो यहाँ से ले ही लेते हैं एक फोटो, ठीक है। ये वाला फोटो ले लिया। देखो ये वाला फोटो देख लिया। अरे यार कहाँ जा रहे हैं यार? चलो इसको मैं काट
कहाँ जा रहा है ये? चलो, अब फाइनली हुआ। ठीक है, देखो ये सोर्स है हमारा। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा ये आसान हो। देखो ये हमारा सोर्स है। सोर्स से पहले कहाँ गया? एमीटर में गया। तो सोर्स क्या है? देखो ये एक सोर्स है, ये वाला एक सोर्स है, ये वाला एक सोर्स है। तो सोर्स से पहले कहाँ गया? एमीटर का एक साइड में। यहाँ पे एमीटर का एक साइड कहाँ है? एमीटर का एक साइड है ये वाला। एमीटर का एक साइड है, ये क्या है? ये क्या है? ये एमीटर है। ठीक है, देखो ये जो है ना, ये एमीटर है। ये ये क्या है? रेजिस्टर है ना, ये वी आर है। इंडक्टर है तो ये वी एल है, और ये वी सी है। इतना क्लियर हुआ? हाँ वही, ये क्या है? वी आर है, वी एल है, वी सी है ये। ठीक है, तो अगर इसका कनेक्शन देखें ना, तो देखो यहाँ पे देखो, देखो सोर्स से कहा गया? एमीटर में गया। सोर्स से कहा गया? एमीटर का गया है ना, सोर्स से। सोर्स से कहा गया? एमीटर में गया। तो ये देखो ये एक सोर्स है। सोर्स से कनेक्शन नीचे से कहा गया? एमीटर में गया। एमीटर का एक पॉइंट है ये। यहां से एक पॉइंट को हम लगा देंगे, यहां से जाके यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। एमीटर का दूसरा पॉइंट कहाँ पे गया? रजिस्टर पे गया। एमीटर का दूसरा पॉइंट क्या है? या अगर ये एक पॉइंट है तो ये क्या होगा? ये क्या है? एमीटर है। तो ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखो यहां से सीधा आके कहाँ गया? रजिस्टर। भी ये रजिस्टर लिखा हुआ है ना, तो रजिस्टर में लगा दिया। रजिस्टर का एक पॉइंट कहाँ गया? इंडक्टर पे गया। रजिस्टर का जो दूसरा पॉइंट था, रजिस्टर का एक पॉइंट तो करंट जो एमीटर है इसके साथ कनेक्टेड, देखो ये इसके साथ कनेक्टेड है। रजिस्टर का जो दूसरा पॉइंट है ये इंडक्टर के साथ कनेक्टेड है। यहां से इंडक्टर का एक पॉइंट कनेक्ट कर देंगे। ये जो येलो वायर है ना, देख रहा है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, इंडक्टर पे कनेक्टेड है। ठीक है, इंडक्टर पे कनेक्टेड है। इंडक्टर का जो दूसरा वायर है ये कैपेसिटर पे कनेक्टेड है। इंडक्टर का जो दूसरा वायर है ये कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। कैपेसिटर का जो दूसरा वायर है ये सीधा वापस कहाँ आएगा? सोर्स में आएगा। तो ये कैपेसिटर का जो वायर है ना, ये सीधा कहाँ पे आया? देखो सोर्स में आया। देखोगे कौन सी वायर है? ये देखो, ये वाला ब्लैक वायर है। ये जो ब्लैक वायर है ना, यहाँ से स्टार्ट किए थे। ये जो ब्लैक वायर है ना, ये सीधा ऊपर से यहाँ पे आ गया। आ गया। यहाँ से तुम क्या करोगे? यहाँ से सीधा यहाँ पे ला लेना। ओके, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, देखो सोर्स से कहा जाएगा? सोर्स से कहा जाएगा? एमीटर में। सोर्स से कहा गया? एमीटर में। एमीटर से रजिस्टर में। एमीटर का दूसरा पॉइंट से रजिस्टर में आएगा। ओके, रजिस्टर में आएगा। एमीटर का दूसरा पॉइंट से कहा आएगा? रजिस्टर में आएगा। रजिस्टर से इंडक्टर पे। रजिस्टर से तुम, रजिस्टर का दूसरा पॉइंट है, रजिस्टर से इंडक्टर पे कर देना, यहां से कर देना तुम। इंडक्टर दूसरा पॉइंट कैपेसिटर में। इंडक्टर दूसरा पॉइंट कैपेसिटर में डाल देना। और कैपेसिटर से वापस सीधा कहाँ आएगा? सोर्स में। कैपेसिटर से वापस कहाँ आएगा? सोर्स में। ये देखो ये सोर्स है तो सोर्स में लगा देना। ओके, अब क्या है? हर एक के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर ऐड करना है। तो इसके पैरेलल में क्या है? ये वीसी है, देखो। तो एक वायर यहां लगा देना, एक वायर यहां लगा देना। वीएल है तो इंडक्टर पैरेलल में यह एक वायर यहाँ पे लगा देना, एक वायर यहाँ पे लगा देना। और रजिस्टर में भी है ना, तो रजिस्टर का एक वायर यहाँ लगा देना, एक वायर यहाँ लगा देना। ये हो गया अपना सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में जो वोल्टेज सोर्स है ना, ये सोर्स वोल्टेज यहाँ से हम कर सकते हैं। ये मतलब मल्टीमीटर टाइप है। यहाँ पे वोल्टेज भी दिखाएगा और करंट भी दिखाएगा। और नहीं दिखाया तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट आउट है ना, ये पॉइंट से हम बता सकते हैं। यहाँ पे नीब है, नीब रहेगा, नीब से भी बता सकते हैं कि सोर्स वोल्टेज कितना है। ठीक है, तो ये सर्किट कनेक्शन तो बहुत ईजी है। मतलब तुम हमेशा मैंने क्या बोला, कोई भी सर्किट बनाओगे ना तो सोर्स से स्टार्ट करना,
सोर्स से धीरे धीरे जहां पे जाएगा ना वहां पे करते जाना, ठीक है। जो तार जहां पे जाना चाहिए वहां पे तुम लगा दोगे तो वो हो जाएगा सर्किट डायग्राम। क्लियर। अब ये सर्किट डायग्राम हो गया, इसके बाद रीडिंग क्या है, हमें क्या लेना है, हमें बस डिफरेंट डिफरेंट सप्लाई वोल्टेज, इस ये पावर स्विच को ऑन कर देंगे। पावर स्विच को ऑन करने के बाद को इसको घुमाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे हम यहाँ पे जो करंट आएगा, यहाँ पे जो VR, VL और VC आएगा, ये तीनों को हम नोट करेंगे। इसका ऑब्जर्वेशन टेबल हम देखेंगे ना, इसका ऑब्जर्वेशन टेबल अगर हम देखें, इसका ऑब्जर्वेशन टेबल अगर हम देखें ना, इसका ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या है देखो, ये देखो इसका ऑब्जर्वेशन टेबल, राइट। यहाँ पे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 1 2 प्रैक्टिकल सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज तुम्हें कहां से मिलेगा, यहाँ से सप्लाई वोल्टेज दिख जाएगा, या फिर यहाँ पे सेट कर लेना सप्लाई वोल्टेज क्या है। ये पावर स्विच ऑन करने के बाद पहले यहाँ पे बोर्ड में एक स्विच रहेगा, ये स्विच तो ऑन कर देना, उसके बाद ये स्विच को उठा देना, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा घुमाना, घुमाने के बाद एक सर्टेन वैल्यू पे यहाँ पे वोल्टेज दिखेगा, करंट दिखेगा। तो यहाँ पे भी क्या करना, ये सप्लाई वोल्टेज लिख लेना, ये सप्लाई वोल्टेज ये V1 है, VS1 है, ये VS2 है, सप्लाई वोल्टेज 1 सप्लाई वोल्टेज 2, दो ले लेना। अब इस VS1 जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे तुम्हें करंट दिखेगा, यहाँ पे तुम्हें करंट दिखेगा, उस करंट को कहाँ लिखना है, यहाँ पे करंट लिख लेना। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे क्या दिखेगा, VR दिखेगा, VL दिखेगा और VC दिखेगा, ये तीनों में, राइट। तो वो तीन चीज ना यहाँ पे लिख देना, देखो VR है, VR है, VL है, VC है। अब जो चीज तुम्हें करना है, वैल्यू ऑफ RLC, ये क्या है, ये हमारा कैलकुलेशन का पार्ट है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। इसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद, याद नहीं आ रहा है, हाँ वो कैलकुलेट दिखाना, कैलकुलेशन दिखाना है। वो कैलकुलेशन करने के बाद ना यहाँ पे R इक्वल टू क्या है, सॉरी L इक्वल टू क्या है और C इक्वल टू क्या है लिखना है। ये RLC का जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे लिखना है। और सेम चीज ये प्रैक्टिकल 2 के साथ भी करना है, यहाँ पे RLC निकालना है, ये VR, VL, VC के हिसाब से, वैल्यू से। अब तुम बोलोगे सर कैलकुलेट करेंगे कैसे, कैलकुलेशन करेंगे कैसे, राइट। देखो तुम्हें सबको पता है, ओहम चाचा को याद है, ओहम चाचा, उसके बारे में बताया था ना, हाँ वही ओहम चाचा। ओहम चाचा ने क्या बोला था, V इक्वल टू IR बोला था, राइट, याद है। एक्चुअली उसने क्या बोला था, I इक्वल टू V/R होता है, ये बोला था उसने। पर वो खैर वो छोड़ो, हम अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बस इतना देखेंगे कि ओहम चाचा ने क्या बोला है, ठीक है। ओहम चाचा जो बोला था उसके उसके हिसाब से हम देखेंगे अब, ठीक है। एक तो हो गया VR इक्वल टू I इंटू R, ये कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं, ऑब्वियस। ये तो हम सब ने पता है, लेकिन पता है ये सिर्फ रजिस्टर के लिए है, हाँ ये रजिस्टर के लिए है। ये वोल्टेज तो हम बोलते हैं ना V इक्वल टू IR, वो सिर्फ रजिस्टर के लिए। अगर इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए ओहम ओहम चाचा ने क्या बोला था, सेम चीज बोला था, लिख दो यहाँ पे VL इक्वल टू I इंटू XL, VC इक्वल टू I इंटू XC, राइट, ये XC है, XC है। अब तुम बोलोगे सर ये R XL एंड XC ये तो सेम टाइप हो रहा है, हाँ भाई ये सेम ही है। ये XL XC क्या है, इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी हमें दिखता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा कि नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ गधा होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस। और उस रेजिस्टेंस को ना जो बड़े बड़े लोग हैं, जो साइंटिस्ट है, क्या बोलते हैं पता है, नहीं पता, इसको बोलते हैं रिलैक्टेंस बोलते हैं, रिलैक्टेंस और कैपेसिटेंस बोलते हैं, राइट। और दोनों मिला के, तीनों मिला के टोटल जो सर्किट में, सर्किट का जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है
उसको जो टोटल सर्किट में जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है, उस टोटल सर्किट का रेजिस्टिव प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं पता है? मतलब रेजिस्टेंस में तो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है ही, इंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होगा, कैपेसिटर का इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होगा। उस सारे रेजिस्टिव प्रॉपर्टी को एक साथ क्या बोलते हैं पता है? इम्पीडेंस। हाँ गधा, इम्पीडेंस यही होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जेड बोलते हैं, राइट। और इसको ऑपोजिट को क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस का ये क्या रहता है? यूनिट क्या रहेगा? ओम रहेगा। देखा नहीं? इसीलिए तो इसका यूनिट ओम में होता है। और इसका उल्टा क्या होता है? एडमिटेंस होता है, जो कंडक्टिव प्रॉपर्टी है उसके लिए। क्लियर? उसमें हम नहीं जाएंगे, वो जो वर्ड है ना, जो टर्म है ना, वो टर्म में हम बाद में आएंगे। लेकिन ये टर्म क्यों बताया? क्योंकि ये वाइवा में पूछ सकता है कि एडमिटेंस क्या है, इम्पिडेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, रिलैक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, फिर कैपेसिटेंस क्या है, ये सारी चीज पूछ सकता है, राइट। क्योंकि ये मतलब इसी प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ वर्ड है, तो ये हमें थोड़ा बहुत जानना है। और ये बहुत कोई 30 मार्क का नहीं है, बहुत फुद्दू फुद्दू चीज है यार। देखा नहीं कि ये कितना फुद्दू है? देख लिया ना? हाँ, चलो अब इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, फिर हम देखते हैं ना इसको कैसे मेजर करते हैं। देखो, अगर तुम्हें आर पता है, अगर आर पता है तो आर हो गया, ठीक है। अगर तुम्हें एक्सेल को पता है, एक्सेल अगर निकलना है तो तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली VL अपन आई। वो आई कहां से मिलेगा? ये आई कहां से मिलेगा? इसी एमीटर से, इसी एमीटर से वो आई मिलेगा हमें, इसी एमीटर से। देखो देखो देखो, ये देखो, ये एमीटर है ना, इसी एमीटर से आई मिलेगा, इसी यहां से वोल्ट मिलेगा, या फिर ये इस मल्टीमीटर से वोल्ट भी मिल सकता है, राइट, अगर तुम सेट करोगे तो ये वही आर आई से ये जो वोल्टेज है और करंट है, यहाँ से हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, इंडक्टर का रेजिस्टिव प्रॉपर्टी जो है ना, रिलैक्टेंस बोलते हैं, वो भी निकाल सकते हैं। क्लियर? इतना हो गया ना? चलो, अब अगर हम ये देखेंगे ना कि देखो एक्सएल हो गया, और एक सी कैसे निकालेंगे? VC अपन आई। इतना निकाल लोगे कि नहीं? निकाल लोगे? हाँ। अब एक छोटा सा चीज बचा है। अब क्या बचा है? एक छोटा सा चीज। ओ गधा, तुम यहाँ छुपे थे? तभी तो बोलू मैं। चलो डिलीट करते इसको। एक चीज, छोटा सा चीज बचा है, देखो। हमने क्या किया? आर निकाल लिया, तो यहाँ पे आर का वैल्यू हम बिठा सकते हैं कि नहीं? ये देखो, ओ ठीक है। अगर आर वहां से निकाल लिया, तो आर यहाँ पे हम बैठा सकते हैं कि नहीं? आर यहाँ पे आर लिख सकते हैं हम। देखो, यहाँ पे आर का वैल्यू वहां से जो मिलेगा, इस स्लाइड से आर का जो वैल्यू मिलेगा, वो यहां जाके हम लिख देंगे, आर का वैल्यू लिख देंगे। ओके, नाउ दूसरा कैलकुलेशन देखो। ये एक्सेल है ना, एक्सेल इक्वल टू क्या होता है? एक्सेल इक्वल टू होता है ओमेगा एल। और एक्स इक्वल टू क्या होता है? एक्स इक्वल टू है 1 ओमेगा सी, ये होता है, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या है? सॉरी, ओमेगा एल होता है, और एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है, जो कैपेसिटर और इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है ना, जिसको जे ओमेगा एल बा जे बाय ओमेगा सी भी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ओके, इतना क्लियर हो गया? नाउ अगर इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला से अगर कंपेयर करें, तो हम ये लिख सकते हैं कि नहीं कि देखो, ओमेगा एल इक्वल टू VL बाय आई लिख सकता है, क्योंकि ये VL हमें पता है, आई हमें पता है, तो यहां से एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? VL अपॉन ओमेगा आई, VL अपॉन ओमेगा आई।
ये लिख सकते कि नहीं? देखो, तो इस फॉर्म में हमने एल भी निकाल लिया, और यहाँ पे भी कर सकते हैं कि एक्स सी इक्वल टू वी सी अपन आई है। तो एक्स सी क्या है? 1/ओमेगा सी इक्वल टू वी सी अपन आई है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या होगा? देखो, यहां से हम C इक्वल टू आई अपन ओमेगा वी सी, ये आ जाएगा हमारा कैपेसिटर। तो यहां से L निकाल सकते हो, यहां से C निकाल सकते हो, और यहां से R निकाल सकते हो, जो R इक्वल टू क्या होगा? वी आर अपन आई, वी आर अपन आई होगा ना? हाँ वही। तो ये सारे चीज अगर निकाल दिया ना, तो यहाँ पे आर एल सी तीनों का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा। मिला है कि नहीं? और ये चीज कोई 30 मार्क का नहीं है, ये बस ओहम चाचा। ये देखो, वी आर के लिए क्या है? वी इंटू वी इक्वल टू आई आर होता है। वी एल क्या है? आई इंटू एक्सएल होता है। वी सी क्या है? आई इंटू एक्स सी होता है। अब एक्सएल क्या है? एक्सएल होता है ओमेगा एल होता है। एक्स सी क्या है? 1/ओमेगा सी होता है। यहां से एल और सी का वैल्यू हमने निकाल लेंगे। ये निकाल लिया, तो आर एल सी निकाल लिया ना हमारा। अब देखो, अगर ये निकाल लिया तो हमें इसका एरर भी करना है। देखो इस सर्किट डायग्राम में, देखो सर्किट डायग्राम में तुम्हें देखो, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू देखो, देखो 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 देखो, ये देखो, ये देखो, देखो यहाँ पे तुम्हें ओमेगा का वैल्यू दिख रहा है, ये 480 मिली हेनरी पे अटैच है, देख रहे हैं ना? 480 मिली हेनरी। और यहाँ पे तुम्हें कैपेसिटर का स्विच दिख रहा है। तो तुम देखो यहाँ पे ये स्विच डाउन है, और कोई स्विच डाउन है नहीं। तो ये कैपेसिटर का स्विच क्या है? 19.65 माइक्रो फैराड। ये क्या है? देखो 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 देखो, ये स्विच डाउन है ना, तो तुम जो स्विच डाउन करोगे वो ऐड कर देना, ठीक है? ये है 19.65 माइक्रो फैराड है ये। तो अगर तुमने देखो, अगर तुमने ये स्विच भी डाउन किया, ये स्विच भी डाउन किया, तो ये तीनों को क्या करोगे? सिंपल ऐड कर दोगे, ये प्लस ये, ठीक है? अगर तुमने और भी स्विच दबाया तो सिंपल इसको ऐड कर दोगे, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्टेड हो तो डायरेक्ट पैरेलल जो ये है, पैरेलल जो कैपेसिटर होता है वो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? हाँ, चलो, इतना क्लियर हो गया। तो और अगर तुम यहां से खोल के यहाँ पे लगाओगे तो इंडक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे लगाओगे इंडक्टर का वैल्यू ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे लगाओगे तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिला? एक तो इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू तुम्हें मिल गया एक इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू तुम्हें मिल गया था, लेकिन कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें यहाँ पे और ही कुछ मिल सकता है, राइट? तो ये अगर इसको हम छोटा करें, अगर इसको हम छोटा करें, थोड़ा बहुत छोटा करें, ठीक है? अगर इसको हम छोटा करें तो हमें क्या मिल सकता है? देखो, देखो अगर इसका हम छोटा करेंगे ना, इसका वैल्यू ले लेते, अगर इसको हम देखो, एक कैलकुलेशन से तो हमें आरएलसी मिलेगा, आरएलसी बाय, और एक आरएलसी मिलेगा जो ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट से मिलेगा। तो इन दोनों में अगर एक नहीं हुआ, तो अगर नॉट इक्वल हुआ तो सम एरर आएगा, और वो एरर हमें कैलकुलेट करना, उस एरर को हमें कैलकुलेट करना है। देखो तुम्हारा जो रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट में देखो क्या बोला है यहाँ पे, देखो रिपोर्ट में क्या बोल रहा है? शो द एरर बिटवीन द कैलकुलेटेड वैल्यू एंड सेटअप आरएलसी वैल्यू। शो द एरर
बिटवीन कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड आरएलसी हमने निकाल लिया ना, और सेटअप वैल्यू। सेटअप मतलब उस सेटअप में जो जो चीज है, उस सेटअप में जो चीज है, जो यहाँ पे दिख रहा है हमें, राइट। इस सेटअप में जो जो चीज है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू है। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, 0 to 100, 100 ओम्स है। तो अगर 6 में है तो 60 ओम, 7 में है तो 70 ओम, 10 में है तो 100 ओम, 4 में है तो 40 ओम, 2 में है तो 20 ओम, ये 10 के मल्टीप्लाइड में है, राइट। तो यहाँ पे कनेक्टेड है मतलब। तो और ये देखो ये क्या है, ये इंडक्टर का वैल्यू है। अगर यहाँ पे लगाओगे तो ये इंडक्टर का वैल्यू है, यहाँ पे लगाओगे तो ये इंडक्टर का वैल्यू है, और यहाँ पे देखो ये नीचे डाउन है, तो इसका कैपेसिटर का वैल्यू ये हो गया सेटअप वैल्यू। अगर ये 2 लगा दिया तो ये प्लस, इसको दोनों को प्लस कर देना। अगर ऐसे 4 5 लगा दिया तो 4 5 को प्लस कर देना। तो ऐसे कैलकुलेट सेटअप का जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, सेटअप का वैल्यू हमें मिल जाएगा। और हमने जो करंट का और वोल्टेज का जो वैल्यू है, उस वैल्यू से हमने आरएलसी का वैल्यू भी कैलकुलेट किया है, और दोनों में एरर भी होगा। अब उस एरर को हम क्या करेंगे, एरर को हमने लिखना होगा कि हाँ ये सेटअप वैल्यू में आरएलसी ये आया, कैलकुलेटेड वैल्यू में आरएलसी ये आया। तो इस दोनों के बीच में एक वैल्यू हमने मतलब एरर निकाल सकते। देखो इस रिपोर्ट में ना, और क्या बोला रिपोर्ट में बस इतना बोला, ठीक है। ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ सीरीज आर। देखो ये तो छोड़ो, तुम्हें जो आरसी, आरएल और आरएलसी, हमें आरएलसी क्यों देखेंगे, क्योंकि आरएलसी सर्किट पढ़ रहे हैं। ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ आरएलसी सीरीज आरएलसी सर्किट इन ग्राफ पेपर विथ प्रॉपर स्केलिंग। विथ प्रॉपर स्केलिंग के साथ क्या करना है, हमें ग्राफ पेपर में इसका फेजर डायग्राम निकालना है। अब तुम बोलोगे सर फेजर डायग्राम होता क्या है, राइट। फेजर डायग्राम होता क्या है, आरएलसी तो निकाल लिया। अब फेजर डायग्राम है कि उस आरएलसी सर्किट में, मैंने वो स्टोरी सुनाया था ना कि करप्शन वाला स्टोरी, कि अपने जा रहा है, जाते जाते रजिस्टर में पावर ड्रॉप होगा, पावर मतलब वोल्टेज और करंट साथ में ड्रॉप होगा, और आगे जाते जाते अगर इंडक्टर को बाबू मिल गया तो करंट वहां पे क्या करेगा, रुक जाएगा। आगे कौन चला जाएगा, वोल्टेज चला जाएगा। तो इंडक्टर पे लीड कौन कर रहा है, वोल्टेज, लैग कौन कर रहा है, करंट। और आगे जाते जाते अगर उसी वोल्टेज को उसका बाबू कैपेसिटर मिल गया तो क्या होगा, वो वहां पे रुक जाएगा। तो एट दैट कंडीशन आगे कौन जाएगा, करंट जाएगा, और रुक कौन जाएगा, पीछे लैग कौन करेगा, वोल्टेज करेगा, राइट। तो ये आगे पीछे वाला जो स्टोरी है ना, उसको हम एक लाइन डायग्राम से समझ सकते हैं। ऐसे हम लाइन से बता सकते हैं कि देखो ये हमारा क्या है, करंट है। तो अगर ये करंट है तो वोल्टेज कहां पे लैग करता है, क्या पास है, ये नेगेटिव एंगल है ना, नेगेटिव थीटा है। और इंडक्टर पे क्या लैग करेगा, वोल्टेज आगे चला जाएगा। ये वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ये वोल्टेज इंडक्टर वोल्टेज आगे जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव थीटा है, राइट। तो ये हो गया, ये जो लाइन डायग्राम है ना, इस लाइन डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, लाइन डायग्राम को बोलो बोलो, हाँ वही लाइन डायग्राम को क्या बोलेंगे, फेजर डायग्राम। इसका जो टेक्निकल नाम है, इसका नाम चाहे कुछ भी हो, फेजर हो, पेजर हो, बजर हो, जो कुछ भी हो, वो तो टेक्निकल वर्ड है। पर मतलब वही है, एक लाइन से हम समझाते हैं कि भाई कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेजर, फेजर डायग्राम। इसको क्या बोलेंगे, फेजर डायग्राम। अगर ये फेजर डायग्राम है तो इसमें क्या है, आर एल सी, अपना सर्किट क्या था, आर था, एल था और सी तीनों था, है ना। आर था, एल था, सी था, वो तीनों था। अगर ये तीन है तो पूरे सर्किट का जो बिहेवियर होगा, इस तीनों का असर दिखेगा, राइट। होगा कि नहीं, ऑब्वियस होगा भाई। तो मान लो कि ये वोल्टेज है, ये करंट है ना, और ये वी आर वी है, क्योंकि रेजिस्टर में क्या होता है, रेजिस्टर में मतलब करंट वोल्टेज दोनों साथ में चलते हैं। तो मान लो ये साथ में चल रहा है, और ऊपर में मान लो ये जो है ना, ये वी एल है, इंडक्टर वोल्टेज। हम इंडक्टर में क्या होता है, करंट उसके बाबू से बात करते हैं तो वोल्टेज आगे निकल जाता है, तो आगे निकल गया।
और कैपेसिटर में क्या होगा, कैपेसिटर में मान लो ये Vc है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कौन कितना है, Vc बड़ा है कि VL बड़ा है, हमें कुछ नहीं पता है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता है कि सर्किट का बिहेवियर कैसा है, ये इंडक्टिव है कि कैपेसिटिव है, ये भी नहीं हमें पता है, राइट। तो अगर हम इसको ना थोड़ा एक कैलकुलेट करेंगे, देखो ये नीचे है, ये क्या है, ये देखो ये वाला पार्ट क्या है, नीचे है, अगर इसको ऊपर करेंगे तो क्या माइनस के साथ ऊपर लिख सकते हैं इसको, इसी फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं कि नहीं। ओ बाबू तुम यहाँ बैठे थे। नहीं, इसको अगर हम ऐसे लिख दिया, ये क्या है, वी आर है और करंट है, उसके हिसाब से पहले क्या था, वी एल था, या फिर मान लो इसको अगर कर दिया ना तो ये वीसी, अगर हम मानते हैं कि वीसी छोटा है, ये भी हो सकता है कि वीसी बड़ा था तो वीसी ये हो गया, ये वीएल नहीं था, ठीक है, हो सकता है। तो जो रिजल्टेंट है, जो दोनों का जो ये रहेगा, दोनों का जो ये वाला पोर्शन रहेगा ना, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा, VL माइनस VC होगा एट दैट कंडीशन में, राइट, होगा कि नहीं। तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा कि नहीं, वेक्टर में रिजल्टेंट किधर आएगा, VL माइनस VC आएगा, राइट। तो अगर इस रिजल्टेंट को मेजर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ गधा, वही, इसका ये VL माइनस VC किया, या फिर XL माइनस ये क्या है, इसका अगर रेजिस्टिव जो प्रॉपर्टी है इसका क्या होगा, XL है, ये क्या है XC है, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि XL माइनस XC बोल सकते हैं, ऑब्वियस, क्योंकि ये VC वोल्टेज से बताया, अगर इसका अगर रेजिस्टिव प्रॉपर्टी से बताता तो VC को हम XC बोल सकता था और VL को हम क्या XL बोल सकता था। तो इसका जो रिजल्टेंट जो निकलेगा वो क्या होगा, VL माइनस VC होगा या फिर XL माइनस XC होगा, और यही तो तुम्हारा बुक्स में लिखा हुआ है, नहीं देखा तुमने मैनुअल में, देखो गधा, ये वाला चीज, ये देखो क्या लिखा है, देखो VL लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे VL दिख रहा है, देखो VL माइनस VC है कौन सी, ये वाला पार्ट, और उसी को ना इस VL को क्या गया XL से लिखा है और VC को XC से, देखो I इंटू एक्सएल, वोल्टेज क्या था I इंटू एक्सएल है ना, VL हमने यहाँ पे किया था, याद नहीं है, ये देखो VL क्या I इंटू एक्सएल लिखा था, VC I इंटू एक्सी लिखा था, वही तो चीज यहाँ पे है, वही तो चीज यहाँ पे बताया, I इंटू एक्सएल माइनस I इंटू एक्सी, आई को इधर ले लो तो एक्सएल माइनस एक्सी होगा, राइट, वही तो है एक्चुअली। और ये एक्सएल माइनस एक्सी जो है ये एक्चुअल में क्या है, यही तो इम्पीडेंस है, ये क्या है जेड है, जो टोटल बताते हैं जेड क्या है, और इसीलिए आई इंटू जेड कर दिया कि देखो VL माइनस VC इक्वल टू VL क्या है आई एक्सएल माइनस आई एक्सी, यहां से आई कॉमन कर लो, एक्सएल माइनस एक्सी आई इंटू जेड, ये टोटल क्या है, ये V है, कौन सी V है, उस पूरे सर्किट का जो वोल्टेज है वो V है। अगर यहां से हमें जेड निकालना है, अगर यहां से हमें जेड निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां से अगर जेड निकालना है तो हम क्या करेंगे, V बाई आई कर लेंगे, जेड मिल जाएगा, ऑब्वियसली जेड मिलेगा। या फिर जेड के लिए हम क्या करेंगे, जेड के लिए और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कैलकुलेशन तुम्हें यहाँ पे दिया गया है, देखो ये देखो तुम्हारा जो कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन में ये भी मेंशन किया है कि जेड कैसे निकालेंगे, देखो तुम्हें आरएलसी मिल गया, अब कॉस्ट पर जेड के लिए क्या है आर प्लस आई एक्स है जेड, जो टोटल जो इम्पीडेंस है, इस जेड जो होता है ना, ये रेजिस्टेंस और इंडक्टर और कैपेसिटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दोनों से मिलता है। तो ये जेड जो है टोटल जेड, मैंने क्या बताया था कि इंडक्टर के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है,
ये तो क्या है, ये इमेजिनरी है कि नहीं, ये डायरेक्ट तो असर नहीं करता, ये इनडायरेक्टली इफेक्ट देता है, राइट। तो वो इमेजिनरी अगर कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे तो क्या करेंगे, उसको इमेजिनरी पे रखेंगे, और रजिस्टर क्या करेगा, वो डायरेक्ट इफेक्ट दिखाएगा, तो उसको रियल में लिखेंगे। तो जेड को ऐसे लिखा, आर को रियल में लिख दिया, और इमेजिनरी पे इसको लिखा, एक्स को लिख दिया। अब ये एक्स क्या है, एक्स कुछ नहीं है, ये जो है ना एक्सएल माइनस एक्सी, ये है अपना एक्स, ये क्या है अपना एक्सएल है, देखो वही लिखा, देखो ये देखो 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 देखो, एक्स इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी, दिख गया, बहुत इजी है ना। हाँ भाई बहुत इजी है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी लिख सकते हैं। अब इस जेड को अगर वैल्यू निकालना है, मॉड जेड करना है, तो क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे, जहां पे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो ये मॉड जेड हमें निकल जाएगा। मॉड जेड निकल गया, तो हमें ये पता चल जाएगा उस पूरे सर्किट का, उस जो आरएलसी सर्किट है उसका जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी, टोटल रेजिस्टिव प्रॉपर्टी कितना है, राइट। इतना हो गया, तो फेजर डायग्राम भी देख लोगे। फेजर डायग्राम क्या है आरएलसी का, ये वाला फेजर डायग्राम है, जहां पे ये क्या है, जेड है, वाह, और वी है, टोटल जो है ना आई वी आई जेड है, राइट। ठीक है चलो, अब इसको हम आई जेड है, ठीक है। देखो, तो ये सर्किट डायग्राम में तुम्हारा जो पॉइंट आएगा ना, आरएलसी इसका जो टोटल पॉइंट आएगा ना, ये पॉइंट इसके हिसाब से आएगा, तुम देख लेना। देखो तुम्हारा एक रिजल्ट भी दिखा देता हूं मैं। देखो तुम्हारा जो कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन टेबल आएगा ना, ऑब्जर्वेशन टेबल इसी तरह आएगा, ठीक है। तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन टेबल है ना, इस तरह का आएगा कि देखो यहाँ पे नंबर 1 में ले लिया ये, राइट। देखो ये नंबर 1 लिया, नंबर 2 लिया, नंबर 1 में क्या लिया ये, देखो नंबर 1 में एक वोल्टेज लिया 60 वोल्ट, दूसरा में लिया 50 वोल्ट, तीसरा छोड़ दो, ठीक है, बस दो ही ले लो, 2 3 ले लो, ठीक है चलो। तो उसमें करंट देख लिया वो, राइट। इसको अगर छोटा कर लेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ताकि हम ये दिखा सके कि हमारा जो है ना ये क्या रहेगा, ये देखो, ये देखो, तो देखो ये सप्लाई वोल्टेज है, ये वोल्टेज यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा, वोल्टेज मिलेगा यहाँ से तुम्हें वोल्टेज मिल जाएगा, ये वाला वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज, ये सप्लाई वोल्टेज का जो फॉर्म है। यहाँ से पहले एक वोल्टेज दे दो, फिर यहाँ पे ले लेना, एक वोल्टेज के हिसाब से जो आएगा यहाँ पे ले लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे करंट है, वो करंट यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे वी आर है, वी एल है, वी सी है, ये क्या है वी सी है, वी एल है, वी आर है, ये टोटल आई है। तो ये देखो वी आर, वी एल, वी सी तीनों निकाल लेना। उसके बाद आर एल सी कर लेना, मैंने जो कैलकुलेशन बताया था ना, ये वाला कैलकुलेशन, यहां से आर को निकाल लेना, आर निकाल लोगे, यहां से एल निकाल लेना, और यहां से सी निकाल लेना, ठीक है। तो ये आर एल सी का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा तुम्हें। और उसके आगे तुम क्या करना है, उसके आगे तुम्हें फेजर डायग्राम, सॉरी, उसके आगे ना तुम्हें पावर फैक्टर कैलकुलेशन करना है। पावर फैक्टर के लिए मैंने बताया था, पावर फैक्टर 3 4, मैंने पावर फैक्टर वाली वीडियो ना, पिछले वाला वीडियो में मैंने बताया था, पावर फैक्टर ना 3 4 टाइप से तुम कर सकते हो, राइट। 3 4 टाइप से, एक तो फेजर डायग्राम से कर सकते हो, एक तो तुम किससे कर सकते हो, एक तुम अपने इम्पीडेंस से कर सकते हो, एक तो तुम डायरेक्ट टोटल पावर से कर सकते हो, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर से भी कर सकते हो, एक तुम इसके थ्रू भी कर सकते हो, मतलब टोटल जो करंट और वोल्टेज का जो वैल्यू है ना, जो एंगल है, वहां से भी कर सकते हो। ये 4 वे से हम पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस फील्ड में, इस प्रैक्टिकल में हमारे पास डेटा कौन सी है, यहाँ पे VL, VC और VR ये सारे डेटा है। तो अगर ये सारे डेटा से हम क्या क्या निकाल सकते हैं,
ये सारे डेटा से अगर हमने देखा कि पावर फैक्टर 4 तरीके से कर सकते हैं। एक, करंट वोल्टेज का एंगल से, दूसरा इंपीडेंस से, तीसरा टोटल पावर से, चौथा अपना फेजर डायग्राम से। ये 4 वे से ना पावर फैक्टर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन तुम एक बात यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे क्या टोटल पावर मेजर करने के लिए कोई वाट मीटर है? नहीं है ना टोटल पावर मेजर करने के लिए। तो हम यहाँ पे जो एक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर, ये हमें नहीं पता है एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर क्या है। तो हमारा जो ये वाला जो मेथड था टोटल पावर, ये कैंसिल हो गया। दूसरा क्या है, देखो यहाँ पे करंट तो हमें मिल रहा है, लेकिन इस करंट का एंगल कितना है? वोल्टेज का तो मान लेंगे, चलो 0 एंगल है मान लेंगे हम, लेकिन इस करंट का एंगल कितना है वो हमें पता है क्या? नहीं पता है, क्योंकि इंपीडेंस एंगल नहीं पता है हमें, राइट। तो एम अगर ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो करंट का एंगल टोटल अगर इंपीडेंस निकाल दिया ना, ये वाला इंपीडेंस यहाँ से निकाल लिया ना, देखो ये इंपीडेंस यहाँ से निकाल लिया ना, तो यहाँ पे अगर ये इंपीडेंस का मॉड वैल्यू है, इसका जो ये होगा ना एंगल ऑफ इंपीडेंस क्या होगा? tan इनवर्स x बाय आर होगा। एक मिनट रुको जरा, tan इनवर्स, हाँ एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको जरा, हाँ tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर होगा ये वाला एंगल। तो अगर जेड मिल गया, जेड से उसका एंगल मिल गया, तो हम करंट भी निकाल सकते हैं इसका। तो तुम्हें ये बहुत हाई लेवल का कैलकुलेशन है, तो तुम अभी फिलहाल इतना डिटेल्स में मत जाओ, ठीक है। अगर ये मिल गया, एंगल मिल गया, तो यहाँ से भी हम पावर फैक्टर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे मेजर कर सकते हैं पावर फैक्टर? एंगल तो मिल गया, और कॉस, ये जेड का जो एंगल है, पावर फैक्टर का जो एंगल है ना, देखो ये वाला पावर फैक्टर का जो एंगल है ना, इम्पीडेंस से जो होगा पावर फैक्टर का जो एंगल है, सॉरी, यहाँ से अगर इम्पीडेंस का थीटा जेड मिल जाएगा, और कॉस थीटा जेड ही पावर फैक्टर होता है। थीटा जेड मिल गया यहाँ से, तो यहाँ से भी आएगा, आई का आई मिल जाएगा, भी मिल जाएगा, तो दोनों का जो डिफरेंस करेंगे, v का तो 0 आ जाएगा, v थीटा 0 आ जाएगा, c का कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे थीटा आई कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिल जाएगा हमें। तो इस दोनों का जो डिफरेंस है ना, सॉरी ये वाला जो चीज है ना, ये वाला जो सॉरी ये वाला जो चीज है ना, ये इसके लिए है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखो। और इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का अगर इम्पीडेंस अगर जेड मिल गया, और जेड के साथ एंगल जेड एंगल थीटा जेड मिल गया, तो कॉस फाई से हमने कर सकते हैं कि इम्पीडेंस एंगल से पावर फैक्टर डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन हमारा जो क्वेश्चंस में आएगा, या फिर क्वेश्चन में दो तरीके, क्योंकि हम फेजर डायग्राम मेजर किया, तो फेजर डायग्राम से भी हमारा वो पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, या फिर इम्पीडेंस भी निकाल सकते हैं। तो फेजर डायग्राम से जो निकाला, उसका जो फेजर डायग्राम से निकालने का जो तरीका मतलब इसमें दिया है, सॉरी इम्पीडेंस एंगल से, जो अपने मैनुअल में इम्पीडेंस एंगल से निकाल के दिखाया, ठीक है। मैनुअल का जो ये है, मैनुअल का पावर फैक्टर निकालना कैलकुलेशन देखो, ये है मैनुअल का पावर फैक्टर कैलकुलेशन वाला, राइट। देख रहे हो तुम, देखो ये देखो, cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड कर दिया, तो आर तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। आर इक्वल टू क्या करेंगे? आर इक्वल टू क्या है? वी आर अपन आई, तो ये आर मिल गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? मॉड जेड चाहिए। मॉड जेड के लिए क्या करेंगे? रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर कर देंगे, राइट। अगर ये कर दिया, मान लो अगर इसको हमने कर दिया, तो ये जेड मिल गया, देखो यहां से जेड मिल गया, मॉड जेड मिल गया। तो पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस फाई इक्वल टू आर बाय मॉड जेड है। तो यहां से हम कर लेंगे, या फिर इस जेड का तुम क्या करोगे? जेड का एंगल थीटा जेड निकाल लो, थीटा जेड इक्वल टू tan इनवर्स
एक्सएल माइनस एक्सी अपन आर है। अगर ये कर लिया तो ये थीटा जेड मिल जाएगा। अब ये थीटा जेड को क्या करोगे, कॉस थीटा जेड इक्वल टू हमारा पावर फैक्टर है। तो हम यहां से भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में फेजर डायग्राम से पूछा तो फेजर डायग्राम से हम कैसे निकालेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। फेजर डायग्राम तुम ड्रॉ कर लोगे ऐसे, तुम्हारा फेजर डायग्राम जो होगा वो ऐसे आ जाएगा, राइट। तुम्हारा जो फेजर डायग्राम है वो ऐसे आएगा, फेजर डायग्राम तुम्हारा इसमें। तो उस फेजर डायग्राम से देखो ये फाई हम निकाल सकते tan इनवर्स करके। ये tan इनवर्स यहाँ पे भी वही किया, देखो ये tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स मत करो, पहले tan फाई ले लो, ठीक है। ये जो tan फाई होगा, इस tan फाई क्या होगा, ये वोल्टेज होगा अपन ये वोल्टेज होगा, राइट। या फिर ये वोल्टेज अपन ये वोल्टेज। tan क्या होता है, हाइट अपन बेस है। तो यहाँ पे हाइट का चाहे तुम कुछ भी वैल्यू ले लो, चाहे आई आर वाला वैल्यू ले लो, चाहे ये वाला वैल्यू ले लो, राइट। तो अगर हमने कोई एक वैल्यू ले लिया, अगर v से ले लिया तो वी एल माइनस वी सी, नीचे क्या है वी आर tan फाई। तो यहां से फाई tan इनवर्स करके वी एल माइनस वी सी बाय आर कर देंगे, ये यहां से मिल जाएगा तुम्हें। दूसरा तुम क्या कर सकते हो, दूसरा तुम क्या कर सकते हो, दूसरा ना तुम यहां से और भी कर सकते हो। देखो अगर हमने ये आई से ले लिया तो आई से क्या होगा, ये हाइट अपन बेसी होगा, राइट। tan इनवर्स tan फाई इक्वल टू हाइट क्या है आई एक्सएल है माइनस आई एक्स सी है, आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी अपन नीचे आई आर। तो अगर आई को कॉमन लिया और काट गया तो एक्सएल माइनस एक्स सी अपन आर, ये tan फाई है। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा डायरेक्ट, सॉरी ये tan इनवर्स क्या आ जाएगा, tan इनवर्स में ये प्लस नहीं है गधा, इसको गलती मत करना, ये माइनस है, इनवर्स है। tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी अपन आर, ये फाई हो गया। अब इस फाई को कॉस में डाल दो तो हमारा क्या मिलेगा, पावर फैक्टर। तो ये हो गया हमारा फेजर जो डायग्राम है, फेजर डायग्राम से निकालना। यहाँ पे तुम ग्राफ में क्या दोगे, यहाँ पे एक पॉइंट दोगे, पॉइंट का एक्स का वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू होगा, राइट। तो ये एक्स वैल्यू क्या शो करेगा, ये वाला शो करेगा, यहाँ का वैल्यू शो करेगा। देखो और एक चीज तुम्हें बता रहा हूं, अगर इतना भी क्लियर नहीं हुआ ना तो और एक चीज सीधा सीधा देख लो। देखो ये वाला हमारा फेजर डायग्राम है, राइट। ये वाला हमारा क्या होगा, फेजर डायग्राम होगा, राइट। फेजर डायग्राम में देखो यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ पे एक x का वैल्यू होगा, एक y का, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, तुम्हें एक पॉइंट यहाँ पे आया, इस पॉइंट का क्या होगा, x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू होगा। इस x का वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू तो शो कर रहा है, ये वाला वैल्यू नहीं शो कर रहा है। और ये y का वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू नहीं शो कर रहा है, शो कर रहा है। तो tan फाई इक्वल टू y अपन x करके और फाई इक्वल टू tan इनवर्स y अपन x, और इस फाई को ना पी एफ इक्वल टू कॉस फाई, ये वाला फाई यहाँ पे डाल के पावर फैक्टर को निकाल सकते हैं। क्लियर। तो चलो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो अगर हमने क्या देखा, अगर पहले से अगर रिकैप किया ना, पहले से अगर रिकैप किया, देखो पहले हम क्या करेंगे, अगर नोटबुक पाने के बाद, आंसर शीट पाने के बाद पहले वो क्वेश्चंस लिख लेंगे, उसके बाद तुरंत क्या करेंगे, उसका सर्किट डायग्राम बना लेंगे। तो सर्किट डायग्राम ऐसे बना सकते हो तुम, ये वाला सर्किट डायग्राम मैंने बताया। उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन दिखा दिया मैंने, कनेक्शन भी कर लोगे, ओके। कनेक्शन होने के बाद सर्किट डायग्राम का ऑब्जर्वेशन टेबल तुरंत बना लेना। ऑब्जर्वेशन टेबल कैसा था हमारा, ऑब्जर्वेशन टेबल ऐसा वाला ऑब्जर्वेशन टेबल है, राइट। ऑब्जर्वेशन टेबल है ना, देखो देखो ये सीरियल नंबर 1 2 3 ऐसे करके दे देना, सप्लाई वोल्टेज ले लेना, सप्लाई करंट भी मिल जाएगा तुम्हें, राइट। देखो गधा, देख देख देख,
अल्लाह, देखो 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 बच्चों, ये बहुत फेमस डायलॉग है आलोक सर का, फिजिक्स वाला सर का, बहुत फेमस डायलॉग है ये। बच्चों, अब तुम तो बच्चों नहीं रहे ना, अब बूढ़े हो गए हो। चलो, बैक बेंचर्स हमेशा बैक बेंचर्स ही होता है, बच्चों नहीं होता है और बूढ़े भी नहीं होता है। देखो, तो ये वोल्टेज कहाँ से लोगे? वोल्टेज तुम यहाँ से मिल जाएगा, तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे सेटअप कर लेना वोल्टेज का। उसके साथ साथ क्या होगा, तुम्हें करंट चाहिए, करंट यहाँ पे मिल जाएगा, तुम्हें करंट मिल जाएगा यहाँ पे, वोल्टेज यहाँ से मिल जाएगा, राइट। ये करंट मिल गया, वोल्टेज मिल गया। वोल्टेज वी आर, ये क्या है? वी आर है, ये वी वी एल है, ये वी एल है, ये क्या है? वी सी है। ये तीनों वोल्टेज, ये सारे चीज लिख लेना। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, आरएलसी को कैलकुलेट करना है। और आरएलसी कैलकुलेट कैसे करोगे वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बता दिया। आरएलसी, ओहम चाचा ने हेल्प किया उस टाइम पे। वी आर इक्वल टू आई इंटू आर, वी एल इक्वल टू आई इंटू एक्स एल, वी सी इंटू आई इंटू एक्स सी। अगर ये आर है तो इसको आई को अगर इधर ले लिया तो आर इक्वल टू वी आर अपॉन आई, वी आर अपॉन आई। तो यहां से हम आर मिल गया हमें, और यहाँ से एक्स इक्वल टू ओमेगा एल और एक्स इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। तो एक्स इक्वल टू मतलब यहाँ से अगर ये वैल्यू को पुट किया तो यहाँ पे हमें क्या मिला? एल का वैल्यू मिल गया, और सेम ऐसे ही हमें सी का वैल्यू मिल गया। तो इस फॉर्म में देखो यहाँ पे आर एल सी तीनों बिठा सकते हैं। अब तीनों बिठाने के बाद यहाँ पे एक हमें मिला कैलकुलेटेड वैल्यू, जो ये वाला वैल्यू मिला कैलकुलेटेड वैल्यू। दूसरा आरएलसी का वैल्यू है इंस्ट्रूमेंटेशन वैल्यू। देखो आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे है ना आर का वैल्यू, ये क्या है देखो 0 to 100 ओम है। तो अगर ये 10 मल्टीप्लाइड है, 2 पे है तो 20 ओम है, 5 पे है तो 50 ओम है, 8 पे होगा तो 80 ओम है, 8 इंटू 10, राइट। तो ऐसे इसका आर का वैल्यू मिल जाएगा तुम्हें, राइट। ऐसे देखो यहाँ पे देखो ये कनेक्टेड है 480 मिली हेनरी पे। देखो ये स्विच नीचे डाउन है ना, तो ये स्विच 19.65 माइक्रोफैराड है। चाहे तुम कोई भी स्विच को नीचे कर सकते हो और उसका वैल्यू ले सकते हो, राइट। तो यहाँ से भी एक आर एल सी का वैल्यू हमें मिला है जो इंस्ट्रूमेंटेशन वैल्यू है, इंस्ट्रूमेंट का जो वैल्यू है। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू और इंस्ट्रूमेंटेड वैल्यू दोनों वैल्यू सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ एरर तो होगा। वो एरर हम क्या करेंगे? सिंपल सब्सट्रैक्शन, सिंपल सब्सट्रैक्ट, माइनस आधा माइनस। हाँ, एक है वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस वैल्यू इंस्ट्रूमेंटेशन वैल्यू। ये वोल्टेज नहीं है, सॉरी तुम लोग वोल्टेज ही समझोगे। चलो इसको इरर करते, इरेज करते। हाँ ठीक है, ये सिंपल माइनस करके तुम वो एरर निकाल लेना। उसके आगे तुम क्या करोगे, ये तो कैलकुलेशन हो गया। उसके आगे पावर फैक्टर भी निकालना है, पावर फैक्टर का फेजर डायग्राम भी करना है। तो अगर इसको वोल्टेज को अगर हमने पॉइंट आउट किया ना कि एक साइड पे देखो ये क्या है, ये वोल्टेज ही तो है, ये क्या है, ये वी आर ही तो है, जो करंट है वो दोनों साथ में जाता है, करंट और वोल्टेज साथ में जाएगा, राइट। लेकिन इंडक्टर ये रेजिस्टर का है, ये रेजिस्टर में ना, यहाँ पे रेजिस्टर है, यहाँ पे इंडक्टर है, यहाँ पे कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर में इंडक्टर में वोल्टेज क्या होगा? पॉजिटिव में होगा, आगे चला जाएगा, क्योंकि इंडक्टर अपने बाबू से करंट से बात कर रहा था उस टाइम पे। और नीचे क्या होगा? नीचे कैपेसिटर नेगेटिव चला जाएगा, कहाँ पे? कैपेसिटर में, क्योंकि वोल्टेज अपने कैपेसिटर बाबू से बात कर रहा था उस टाइम पे, करंट आगे चला गया, राइट। ये सारे चीज हो गया, ओके। ये फेजर डायग्राम अगर बना लिया तो फेजर डायग्राम के साथ तुम क्या करोगे, फेजर डायग्राम के साथ तुम ये सारे जो कैलकुलेशन है फेजर डायग्राम बना लिया तो ये पॉइंट पे तुम्हें क्या मिलेगा? एक्स और वाई मिल जाएगा। या फिर तुम यहाँ से टोटल इंपीडेंस निकाल लेना, जेड निकाल लेना, जेड के साथ तुम मॉड जेड भी निकाल लेना, जेड का एंगल भी निकाल सकते हो। ये जेड का जो एंगल है, टोटल एंगल है ना, यही तुम्हारा पावर फैक्टर का है। यही यहाँ से अगर ये जेड निकल गया तो ये जेड का जो टोटल एंगल है ना, यही कॉस फाई है। चलो ये भी दिखा दिया हमने कि अगर ये देखो टोटल ये रजिस्टर है ना, ये जो ये है देखो, ये रजिस्टर निकल लिया, इंडक्टर निकल लिया, कैपेसिटर निकल लिया, ठीक है। आरएलसी है, कैलकुलेटेड आरएलसी है। इसको अगर वी आर अपॉन ये किया तो हमारा ए आर आएगा, ये वी एल अपॉन आई किया तो हमारा एल आ जाएगा वहां से, और वी सी अपॉन आई किया वहां से ओमेगा एल निकल के सी निकल जाएगा, ये वाला सी निकल जाएगा, ओके। इसके आगे हम क्या दिखाया कि पावर फैक्टर 3-4 तरीकों से निकाल सकते हैं। उसमें से एक तरीका था टोटल पावर, टोटल पावर भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से,
लेकिन वो हम निकाल, वो एक लेंदी प्रोसेस है, पहले टोटल पावर निकालो फिर वहां से पावर फैक्टर निकालो, एक लेंदी प्रोसेस है। तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको हम नेग्लेक्ट कर दिया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। दूसरा फेजर डायग्राम से, फेजर डायग्राम से हम क्या करेंगे, फेजर डायग्राम से पहले ये एक्स वाई का वैल्यू पॉइंट मिल जाएगा हमें, उस पॉइंट का tan फाई या से फाई मिल जाएगा हमें, और tan फाई से हमने डायरेक्ट जो फाई है ना वो कॉस में डालेंगे तो पावर फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है, ये फेजर डायग्राम से डायरेक्ट हो गया। तीसरा क्या है, इंपीडेंस है, इंपीडेंस से फेजर डायग्राम से बता दिया। इंपीडेंस से क्या है, पहले तो जेड निकाल लो, जो अपने सर्किट में बताया, अपने जो लैब में बताया गया है कि देखो पहले जेड निकालना है, कॉस फाई इक्वल टू आर अपन जेड होता है, तो जेड भी चाहिए आर भी चाहिए। आर के लिए क्या है, आर के लिए ऑलरेडी बता दिया है, देखो आर के लिए ऑलरेडी बता दिया, आर क्या है, वी आर अपन आई है, तो आर हमें मिल गया। अब जेड चाहिए, जेड कैसे, जेड का जो ये फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये है कि आर प्लस एक्स जे, और एक्स क्या है, एक्स टोटल जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है, तो एक्सएल माइनस एक्स ही कर दिया हमने, मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया था, राइट, ये कहाँ पे दिखा मैंने, देखो यहाँ पे दिखा भी दिया था, देखो बहुत जगह, बहुत सारे जगह पे दिखा है मैंने, चलो आगे भी दिखा दूंगा, चलो ये भी दिखा दिया हमने, ठीक है, ये देखो एक्सएल माइनस एक्स करके, ओके। चलो तो अगर यहाँ से जेड निकाल लिया तो मॉड जेड भी मिल जाएगा मुझे, और मॉड जेड मिल गया तो ये आर अपन मॉड जेड कर लेंगे, तो आर अपन मॉड जेड करेंगे तो क्या होगा, ये जेड मिल गया हमें, तो पावर फैक्टर आर अपन कॉस फाई है, तो यहाँ से आर का वैल्यू वी आर अपन आई कर देंगे तो आर मिल जाएगा हमें, और ये टोटल जो जेड का वैल्यू है ना, ये टोटल जेड का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे ना, तो हमें डायरेक्ट पावर फैक्टर मिल जाएगा। या फिर ये तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर इस जेड का जो ये है ना tan इनवर्स करके, ये टोटल जो चीज है ना, ये tan इनवर्स करके पहले ये निकाल लेंगे, जेड फाई निकाल लेंगे, अब उस फाई को अगर कॉस्ट में अगर डाल देंगे, उस थीटा को अगर कॉस्ट में डाल देंगे तो डायरेक्ट पावर फैक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ से इंपीडेंस से भी तुम दो दो तरीके से कर सकते हो, चाहे तो तुम डायरेक्ट इंपीडेंस से, देखो एक कंफ्यूजन मत रखो, मैं क्लियर कर रहा हूं, इंपीडेंस से, इंपीडेंस से तुम दो तरीके से कर सकते हो, एक डायरेक्ट पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस फाई इक्वल टू आर अपन जेड, ये एक हो गया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कोई कैलकुलेट, कोई भी फाइव निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आर निकालो और जेड निकालो, दोनों डाल दो तो डायरेक्ट पीएफ मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। और दूसरा तरीका, पहले जेड निकालो, जेड क्या होता है, आर प्लस जे एक्स होता है, और एक्स को एक्सएल माइनस एक्स सी होता है, मैंने बताया था। तो इस जेड का मॉड भी मिलेगा, इस जेड का थीटा जेड भी मिलेगा, थीटा जेड क्या आएगा इसका, थीटा जेड tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी अपन आर, ये हो गया। अब इस थीटा जेड जो मिला ना, इसको कॉस के अंदर डाल दो, कॉस फाई, सॉरी फाई मत लिखो यहां पे ना, तुम कॉस थीटा जेड इक्वल टू पावर फैक्टर। तो ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तुम यहां से करो, यहाँ पे तुम्हें एंगल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे तुम यहां से करो जहां पे थीटा जेड निकाल लो, थीटा जेड निकालने के बाद वो थीटा जेड को कॉस के अंदर डाल तो डायरेक्ट तुम्हें पावर फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आई एम सॉरी फ्रेंड, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा मतलब, देखो कुछ कर नहीं सकते, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इतना आसान है, इतना फुद्दू है ये, ठीक है। और तुम्हें शायद मतलब डर लग रहा है ना, ये बहुत फुद्दू है यार, बहुत आसान है ये। तुम बस देखो तुम अलग डिपार्टमेंट से हो ना, इलेक्ट्रिसिटी से डरते हो, इसीलिए तुम्हें मतलब डर लग रहा है, तुम डरो मत यार। देखो ये इतना इंटरेस्टिंग है, इतना फुद्दू है, और इतना मतलब क्या बताओ तुम्हें, मतलब एक बार तुम सर्किट में घुस गए ना तो कसम से उसमें प्यार कर ही बैठोगे तुम, ठीक है। ये सर्किट इतना मतलब इतना अट्रैक्टिव है ये सर्किट। तो इसीलिए क्या होता है पता है तुम्हें, जितने सारे, एक कहावत था अपने क्लास में, कहावत था कि मतलब सब बोलते थे, सर बोलते थे कि आशिक तो वही है जो सर्किट से प्यार करता हो, और ये प्यार ना हमेशा के लिए चलता है, ऐसा नहीं कि ब्रेकअप ब्रेकअप होता है, वो सर्किट के अंदर होता है, पर एक बार तुम सर्किट से प्यार करोगे ना तो जिंदगी भर ना तुम्हें वो फीलिंग्स मिलेगा, वो सुख मिलेगा, हाँ वो वाला नहीं, ये वाला, कि तुम्हें ना एक टेक्निकल फीलिंग्स फील होगा, तुम्हें अपने अंदर से ना एक
मतलब खुशी महसूस होगा। देखो अब मैं कराया ना, तो मुझे इतना खुशी हो रहा है। और ये खुशी तुम्हें शेयर करने के लिए ना ये वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ और थोड़ा लेट भी हुआ, क्योंकि मुझे रिवाइज करना था। क्योंकि तुम बहुत अच्छे अच्छे टीचर से पढ़े हो ऑलरेडी, यूकेसी सर से पढ़े हो तुम, ठीक है। यूकेसी सर तो तुम लोग बहुत सारे को कराया था। तो चलो, जिसने अगर नहीं पढ़ा था या फिर भूल गए थे तो रिवाइज कर लेना। अगले वीडियो में हम जाएंगे ना रेजोनेंस पे, वहाँ पे तो और एक स्टोरी है, वहाँ पे सेटलमेंट है, हम देखेंगे वो सेटलमेंट। जो प्यार कर रहे थे ना, प्यार का भी एक सेटलमेंट होता है वहाँ पे। आपस में ना एक सेटल होता है, मतलब आपस में सेटिंग होता है। तो वो सेटिंग हम देखेंगे कि वो मतलब प्यार के लिए क्या क्या सेटिंग लगा रहा था। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।